गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह आज बावल में आयोजित चुनावी सभा विजय संकल्प रैली में पहुंचे। जनसभा में सर्वप्रथम हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात राव के समर्थक व इस रैली के संयोजक अनिल रायपुरिया ने अपनी टीम के साथ बड़ी फूलमाला से उनका स्वागत किया। मंच का कुशल संचालन भाजपा जिला महामंत्री सत्यदेव यादव द्वारा किया गया। तत्पश्चात 25 समाज के गणमान्य लोगों द्वारा श्री राव को पगड़ी पहनाने का सिलसिला जारी रहा। इस अवसर पर भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। श्री राव इस रैली में उमड़ी भीड़ को देख प्रसन्न हुए। इस जनसभा में हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने भी आना था, मगर वह किसी कारण नहीं पहुंचे, जिस पर राव ने कहा कि वे भी देखते कि इलाके की जनता मुझसे कितना प्यार करती है। श्री राव ने कहा कि अभी तक विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, 2-4 दिन में आ जाएगा, मगर आप विपक्ष के उम्मीदवारों के बहकावे में नहीं आना। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, फिर भी यदि वे छोटे विकास के नाम पर सवाल करके बरगलाएं तो उन्हें यह चुनाव देश के निर्माण का बताना। बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने राव को गत चुनाव की तुलना से अधिक मतों के अंतर से जिताकर 6ठी बार संसद में भेजने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को 29 अप्रैल को नामांकन करने के लिए गुरुग्राम पहुंचने का निमंत्रण दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर कविता के नेतृत्व में महिलाओं ने श्री राव को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। श्री राव ने कहा कि यूं तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अलावा दक्षिणी हरियाणा सहित राज्य के अन्य हिस्सों से भी उन्हें हमेशा प्यार मिला है, लेकिन उनका गांव बावल में आता है, इसलिए क्षेत्र की जनता ने उन्हें अलग से प्यार व सम्मान दिया है। इसका उदाहरण 2019 का चुनाव है, जिसमें उनकी 90,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हुई थी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी उन्हें बावल से भारी मतों से जिताने का भरोसा दिलाया। श्री राव ने कहा कि बावल में भारी विकास हुआ है, जिससे यहाँ की जनता संतुष्ट है। उन्होंने बावल में हुए विकास के लिए जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की भी तारीफ की। राव ने कहा कि वे 5 बार सांसद बने हैं, पिछले 45 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इलेक्शन देश के निर्माण का है। भाजपा के शासनकाल में जीडीपी 6.5% बढ़ी है। विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना भी दिखाया है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने अर्थात 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आवाज आनी शुरू हुई। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी, धन्यवाद। स्थानीय एमएलए साहब और मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, पड़ोसी जिले से हमारे एमएलए साहब ओम प्रकाश जी, यहाँ मंचासीन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंचासीन जिला परिषद के सदस्यगण, चेयरमैन साहिबान, चाहे ब्लॉक समिति के हो, जिला परिषद के हो, म्यूनिसिपैलिटीज के हो, मौजूदा हो, भूतपूर्व हो, अनेक सरपंच साहिबान, और यहाँ न केवल बावल कस्बे के या बावल हल्के के सभी सरदार जन, बल्कि दूर दराज से रेवाड़ी जिले से अनेक गांव से आए हुए मेरे साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, बिरादरी के संगठनों ने
यहाँ मेरे आगमन के ऊपर जो मान सम्मान और मान सम्मान की पगड़ी आज प्रत्याशी के रूप के अंदर मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं उनका, उन संगठनों का और उनके पीछे वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये मान सम्मान सब जो मेरे को बख्शी है उसका शुक्रिया। और इतनी तादाद के अंदर आई माताएं बहनें, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दिन दिहाड़े दोपहर को इतनी भारी गर्मी के अंदर आप इतनी देर से इंतजार करती रही, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। आप लोगों के बीच लोकसभा के प्रत्याशी के तौर के ऊपर मैं उतरा हूं और जो मेरी आशाएं पहले रही हैं उससे अव्वल ही समर्थन मेरे को बावल क्षेत्र की तरफ से और बावल क्षेत्र की जनता से मिला है। इस चीज का मुझे एहसास है और यही समझते हुए जब हमारे यहाँ के प्रभारी विप्लव देव जो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे अभी तक, जब उनका इलेक्शन संपन्न हुआ तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरी शुरुआत बावल हल्के से आप करवाइए, क्योंकि मेरा गांव भी बावल पे पड़ता है। सबसे ज्यादा लोग मेरे को समर्थन बावल के अंदर करते, 36 बिरादरी के लोग बावल से मेरे को समर्थन देते हैं। तो कृपा करके मेरे इस इलेक्शन की मुहिम के अंदर शुरुआत आप करो तो बावल से करो। दुर्भाग्यपूर्ण आज चौधरी विप्लव देव हमारे बीच में नहीं आ पाए, कुछ मजबूरी ऐसी हो गई कि मैं भी उनको कुछ खास कह नहीं सका। लेकिन मैंने सबसे पहले जब आप लोग इतनी भारी तादाद के अंदर पीछे तक भरे हुए कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, तो मैंने सबसे पहले आदेश ये किया था कि पीछे से फोटो खींचो और आगे तक की फोटो खींच करके और विप्लव देव को कहो, भेजो, कहो कि इस तरह से अगर आप आए होते तो आपका भी स्वागत इसी तरह से होता जिस तरह से आपके एक अजीज इंद्रजीत सिंह का स्वागत बावल की जनता ने मेरे को किया है। साथियों, इलेक्शन तो आते रहते जाते रहते। अभी जब गाना गाया जा रहा था 5 बार कहते हैं इंद्रजीत सिंह जीत गया। हाँ, लोगों ने समर्थन दिया, जीत गया। लेकिन पिछले 45 साल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन मैं समझता हूँ ये वाला है। अनेक काम किए डॉक्टर बनवारी लाल ने बहुत अच्छे तरह से, न केवल हरियाणा सरकार की नीतियों के विषय के अंदर चर्चा करी, लेकिन भारत सरकार की नीतियों से भी चर्चा करी, जिसके माध्यम से छोटे वर्ग के लोगों को भी फायदा हुआ। और मैं खुद आकर के देखता हूं, 6 महीने में होता है, 5 महीने में अगर बावल आना होता है तो बावल की सड़कों की तरफ से, डेवलपमेंट की तरफ से कायरा कलम ने डॉक्टर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन यह इलेक्शन बावल का नहीं है, जिला परिषद का नहीं है, हरियाणा की विधानसभा का नहीं है, यह देश के निर्माण का इलेक्शन है। क्योंकि याद करो, जब तीसरी बार आपने या दूसरी बार मोदी को आपने प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर अपना मत दिया था, तो सरकार बनने के साथ साथ ही कोविड का भी प्रकोप हमारे देश में तो क्या सारे विश्व के अंदर चाह 2.5 साल ऐसे ही गुजर गए कि लोग अपने घर से बाहर निकलते डरते थे, बातचीत करके टेलीफोन के अलावा नहीं कर सकते थे। तो बहुत भारी समय पहले 2-2.5 साल का इस शासन का गुजरा। लेकिन फिर भी जैसे ही हमारे 2.5 साल खत्म हुए तो कोविड का टला, तो जो पिछले साल के अंदर हमारी आय भारत सरकार की थी 6.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि और अन्य मुल्क जिनके अंदर कोविड छाया हुआ था 2% और 3% के बीच के अंदर ही सीमित रह गए।
और एक सपना जो भारत सरकार ने दिखाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि हमारा देश विकसित हो सकता है अगर इसी तरीके से, इसी रफ्तार से तरक्की करता रहे तो जब आज़ादी के हमारे 100 साल हो जाएंगे पूरे, 2047 के अंदर जब हमारे 100 साल आज़ादी के, अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा पाने के जब पूरे हो जाएंगे, तो क्या हम अपने आप को एक विकसित देश कहलाने लायक हो जाएंगे? ये सवाल है। और इतिहास के ऊपर आप अपनी आंखें दुलाओ। मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गजनवी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब लोग आए। भारतवर्ष क्यों आए? कि सोने की चिड़िया हुआ करती। आज अगर हम यूं कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से हिंदुस्तान आज के दिन तरक्की कर रहा है, तो वो एक ही वजह से कर रहा है कि आज हमारे पास स्थायी सरकार है, हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे के लिए सोचता है और हर एक वर्ग के बारे में सोचता है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर अगले 5 साल इस देश को चाहिए, ताकि जो रफ्तार हमने पकड़ी है उस रफ्तार के ऊपर हम बाकायदा तेजी से चलते रहे। आपका अजीज, आपका हमसफर, आपका साथी। और जो मेरे पिछले 40-45 साल राजनीति के हो गए हैं, जो दिल्ली के अंदर 20-22 साल मैंने बतौर लोकसभा के सदस्य बिताए हैं, उसका भी मैं छोटा सा ब्यौरा देना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, डॉक्टर साहब ने ज़्यादा कुछ बोल ही दिया है। मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ जिससे हमारे इस क्षेत्र को आर्थिक तौर के ऊपर फायदा हुआ है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर। 2.25 लाख करोड़ रुपए के खर्चे से डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर मंजूर हुआ था कांग्रेस के टाइम का। उस टाइम के अंदर सिर्फ 25,000 रुपये उसके ऊपर खर्च करने का अनुमान था। हमारी सरकार आई सन 14 के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खर्च हो चुके हैं और यहाँ से लेकर के मुंबई तक तकरीबन बन गया है। जिनकी रेलवे लाइन के साथ जमीन पड़ती है, जिसकी कंपाउंड के आसपास जमीन पड़ती है, जहाँ पर इसका हब बना हुआ है, उसको मालूम है कि जमीन के दाम किस तरह से बढ़ गए। सबको मालूम है किस तरह से वहाँ पर नौकरी उपलब्ध होगी। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो आज के दिन कटौती वालों को तो आज के दिन मालामाल करने लगी रहा है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर उसके गोडाउन्स बन गए हैं। वही बात हमारे रेवाड़ी के अंदर होगी और वही बात हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं इनके ज़िले के अंदर भी होगी। और जो यहाँ पर एक ज़माने के अंदर, अगर आप याद करो कि एक लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा था, बावल के अंदर लोगों ने एतराज़ किया कि हम यहाँ पर अपनी ज़मीन अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे, तो वो लॉजिस्टिकल हब कहाँ गया? नांगल चौधरी के अंदर, इनके हब के अंदर। तो वहाँ से गुजरता गुजरता दक्षिणी हरियाणा को जीता वो जो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ समृद्ध बनेगी, उनको नौकरियाँ मिलेंगी और हमारे इस क्षेत्र की जो हैसियत है, अगर पैसा हमारे पास आ जाता है तो हमारी हैसियत भी बढ़ जाती है। अभी तक तो गुर्बत में हम पले थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत पैसा जेब में खलने लगता है, चलने लगता है, तो अच्छा लगता है और हमारी हैसियत राजनीतिक तौर पर भी और बढ़ेगी। रेल फ्रेट कॉरिडोर का जिसका जिक्र कई बार हमारी पार्टी के अंदर नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसको समृद्ध क्षेत्र को बनाने के अंदर मैं समझता हूँ इस फ्रेट कॉरिडोर की होगी। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि सबने संघर्ष किया, धरने में भी लोग बैठे और ये एम्स का एक ऐसा तोहफा भारत सरकार ने हमारे को दिया है जिससे न केवल हम हरियाणा वासियों को या दक्षिणी हरियाणा वासियों को इसका लाभ होगा आने वाले समय के अंदर, लेकिन बगल के अंदर जो हमारा बहरोड है, अलवर है, जारा है, इन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा होगा, ये सब जानते हैं। मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहता हूँ, इसी नाते मैं वोट मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अब रल मिल गया दिल्ली की राजनीति के अंदर और जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे हरियाणा के अंदर आए हैं दिल्ली की राजनीति की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, सबसे अधिक हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए। उसमें से एक RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, हमारी
जयपुर वाली हाईवे के ऊपर आज के दिन ट्रक के ऊपर ट्रक, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग चलते हैं कि जहाँ 1 घंटे के अंदर सफ़र तय हुआ करता था वहाँ 2 घंटे लगते हैं। तो ये राहत देने के लिए एक स्कीम बनाई है भारत सरकार ने कि एक रेल लाइन किसी हाईवे के बगल के अंदर बिना नई ज़मीन अधिकृत करे हुए हम इसको शाहजहाँपुर बॉर्डर तक या हमारा जो ये राजस्थान का जो बॉर्डर है इस तक हम ले जाएंगे। तो ये RRTS मंजूर हो गया, लेकिन दिल्ली से धारवेड़ा तक ही पहले चरण का उन्होंने मंजूरी की है। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जब भारत के अंदर हमारी सरकार दोबारा से बनेगी और आप लोगों के सहयोग से 6ठी बार लोकसभा के अंदर जाऊँगा, तो ये ना केवल धारवेड़ा बल्कि उससे आगे बढ़ा करके बावल तक भी इसको लाने का मेरा प्रयास है। भिवाड़ी के लिए भी इसको ले जाने की मेरी चाहता है और आगे तक शाहजहाँपुर बॉर्डर में इसको ले जाने की मंशा है। इस चीज़ के लिए आप लोगों का सहयोग मेरे को चाहिए। भिवाड़ी का क्षेत्र बावल के अंदर ही तरक्की करते हो, क्योंकि सैनिक स्कूल भी यही बना है। लेकिन सैनिक स्कूल हरियाणा में क्यों बना है? मातन हेल भी हम आज के दिन बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर जब मातन हेल के बीच के अंदर और भिवाड़ी के अंदर जद्दोजहद चल रही थी कि सैनिक स्कूल भिवाड़ी के अंदर बने या सैनिक स्कूल रोहतक के अंदर बने, तो मैंने सोचा कि भी क्यों ना इन फौजियों से पूछा जाए, इनके संगठनों से पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा फौजी मौजूदा और रिटायर्ड कौन से ज़िले के अंदर फी कैपिटा, और भाई सबसे ज़्यादा सैनिक आपको पता है कहाँ पाए गए? भिवाड़ी ज़िले के अंदर पाए गए। इसलिए सैनिक स्कूल भी आज के दिन आपके पूर्व ब्लॉक में है। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ से रिटायर होकर के बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर बहुत कम बन पाते हैं। इस बार NDA के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सैनिक स्कूल से 20 छात्र सिलेक्ट हुए, 20 छात्र। और ये बच्चे अगर आने वाले समय के अंदर सही काम करेंगे तो हो सकता है कर्नल बनेंगे, हो सकता है ब्रिगेडियर जनरल बन जाएंगे। तो पहली बार हमारे को ये एहसास हो रहा है कि जो लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो पेटी की नौकरी किसी भी तौर पे करें, CRPF की करें, BSF की करें, फौज की करें, नेवी की करें, एयरफोर्स की करें, लेकिन जब ये विश्व को देख करके आते हैं तो अपने गांव के अंदर भी उसका कुछ ना कुछ वो देख करके जाते हैं कि विश्व इस किस्म का है। तो गांव के कुएं में मेंढक की तरह मत बटर फैलाओ, इससे बढ़िया भी और भी आसमान है। तो ये मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक जिक्र जरूर करना चाहता हूँ कि हम लॉजिस्टिकल हब तो चलो खोजिए और आगे चला गया, नागर चौधरी में चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाबर आज के दिन एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइज हब बन गया। मेरे को तो बड़ा अचंभा हुआ कि जब मैं जा रहा था तो ये जो हमारी नहर आ रही है, ये नया नदी के देश में की लाइन लगी हुई है, जिसके अंदर बोर्ड लगा हुआ था कि जापानी सीखो, जापानी। मतलब हमारे यहाँ कोई जापानी बोलने वाला नहीं मिला करता था, लेकिन जापानी कंपनी जो या तो बावल के अंदर आ गई या नीलगाना के अंदर आ गई या आसपास आ गई है, तो इस वक्त जापानी सीखने के लिए भी स्कूल भिवाड़ी के अंदर खोलने लगते हैं। तो कुछ तो तरक्की हो ही रही। लॉजिस्टिकल हब हमको नहीं मिला, लेकिन इस बात का तो आपको एहसास होगा कि हरियाणा के इतिहास में जमीन अधिकृत होने के बाद कभी भी उसको वापस नहीं किया। और कब लिया गया? जब यहाँ के लोग धरने के ऊपर बैठे, और मैंने उस टाइम कहा था चलो मेरे को तुम आगे तो कर रहे हो, लेकिन उस टाइम के ऊपर अगर मैं वापसी करा दूंगा तो बात के तो मेरे को उड़ाना नहीं दोगे। तो जिन लोगों ने उस टाइम के ऊपर कहा कि उड़ाना नहीं देंगे, और मैंने शुक्र है कि लिखत में नहीं, नहीं तो मैं से यूँ कहते कि तूने हमारी जमीन खोली लॉजिस्टिकल हब को। तो लोगों ने मेरी ज़मीन
अधिकृत करने की जो डिमांड करी थी, पहली बार 14-15 या 15-16 के अंदर पहली बार हरियाणा के इतिहास में अधिकृत जमीन को सरकार की तरफ से वापस लोगों तक मुहैया करवाया। ये भी पहल आप लोगों की तरफ से और आपके इस अजीज ने ये करवा करके दिखाई। हरियाणा सरकार का इलेक्शन आज से 6 महीने बाद, आज लोकसभा का कोई प्रत्याशी नहीं है जो हमारे विपक्ष के अंदर खड़ा हो, और 2-4-5 दिन के अंदर कोई ना कोई प्रत्याशी तो आ ही जाएगा। और जब वो प्रत्याशी आप लोगों के बीच के अंदर जाएगा, जनता के बीच के अंदर जाएगा, तो कोई ना कमी तो निकालेगा ना। लोग तो कोई नहीं बोलने देगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको कोई आकर के दूसरा प्रत्याशी वर्ग लाए कि गांव में ये काम नहीं हुआ, मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, फलाने का ट्रांसफर नहीं हुआ, इस तरह की बात अगर वो कहेंगे तो वो बात है या तो जिला परिषद तक सीमित होनी चाहिए या सरपंची तक सीमित होनी चाहिए, या बात दफा अगर उससे ऊपर की हो गई तो हरियाणा सरकार तक सीमित हो सकती है। लेकिन देश की तरक्की की बात अगर वो जोड़ना चाहे हरियाणा के इलेक्शन के साथ, तो कृपा करके उनके बरगलाने के अंदर ना आओ। अपनी निगाह आज के दिन सिर्फ मोदी और देश की तरक्की के ऊपर रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आज तक आप लोग मुझे और मेरी सरकार को और मेरी पार्टी को नवाजते आए हुए हैं, पिछली तरह की बार इस बार भी आप मुझे और मेरी पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। ये मेरी आप लोगों से आशा है, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है, ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। धन्यवाद और जय हिंद। 29 तारीख से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। मैं 29 तारीख को सुबह नामांकन पत्र भरूंगा और आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि वहां पर जरूर तशरीफ लाएं। 10 बजे जो पुराना कोर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, श्यामा रेस्टोरेंट जहाँ पे है उसके पीछे की तरफ को, वहाँ पर कृपा करके जो भी आ सकते हैं जरूर आए। वहीं से हमारा